नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति एस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको प्रतिदिन परीक्षाओं की करंट अफेयर्स एमसीक्यू के रूप में उपलब्ध कराते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी प्रभावी एवं सरल हो सके। तो शुरू करते हैं हम अपने 16 नवंबर के सवाल से। सवाल था लास्ट कि माई भारत मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया। 4 विकल्प दिए हैं इसमें। पहला है अमित शाह द्वारा, दूसरा है राजनाथ सिंह द्वारा, तीसरा है नरेंद्र मोदी द्वारा, चौथा है मनसुख मांडविया द्वारा। इसमें सही विकल्प चौथा मनसुख मांडविया द्वारा। ये ऐप जो कि केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री जो कि डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इसे लॉन्च किया था। इसके उद्देश्य यदि देखें किस उद्देश्य से किया गया, तो ये युवाओं को जो कि स्वयं सेवा, इंटर्नशिप और मेंटरशिप जैसे कौशल विकास जैसे अवसर प्रदान करना था। देखते हैं आज का सवाल। सवाल है कि हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया है। तो 4 विकल्प है इसमें। 14 नवंबर को, 16 नवंबर को, 15 नवंबर को या 13 नवंबर को। तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो कि 16 नवंबर को मनाया गया है। इसमें 2-3 और है, जैसे कि 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया था। तो 14 नवंबर को आपका ये विश्व जो कि मधुमेह दिवस होता है वो मनाया गया था। और 13 नवंबर की बात करें तो इस दिन विश्व दयालुता दिवस मनाया गया। और 15 नवंबर जो कि जनजातीय गौरव दिवस मनाए गए थे। देखते हैं राष्ट्रीय प्रेस दिवस से संबंधित कुछ और बातें, जैसे कि यह दिन जो कि पत्रकारों और मीडिया को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है, जो कि 16 नवंबर को 1966 को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। इसी कारण इस दिन को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रेस दिवस। प्रेस काउंसिल का काम है जो कि मीडिया को ईमानदार, निष्पक्ष और जिम्मेदार बनाए रखना। और इस दिन जो कि पत्रकारिता में सत्य, स्वतंत्रता और जिम्मेदारी के महत्व पर चर्चा की जाती है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि मीडिया लोकतंत्र की एक आवाज है। देखते हैं अगला सवाल। सवाल है कि रौलाने महोत्सव जिसे किन्नौर की शीतकालीन परियों को समर्पित एक पवित्र श्रद्धांजलि माना जाता है, वो किस राज्य में मनाया जाता है। देखते हैं 4 विकल्प दिए हैं इसमें। पहला है कि उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम में। तो सही विकल्प है इसमें हिमाचल प्रदेश। क्योंकि रौलानी महोत्सव किन्नौर जिले में मनाया जाता है और यह पर्व जो कि शीतकालीन वातावरण, पहाड़ी लोक कथाओं तथा सौनी नामक पहाड़ी परियों से जुड़ी मान्यताओं का एक प्रतीक है। इसमें मान्यता अनुसार जो कि वहां का स्थानीय मान्यता अनुसार कि सौनी जो कि वे एक अदृश्य रक्षक परिया मतलब या आत्माएं जो शीतल बर्फीले माहौल में गांव की रक्षा करती है। और इसमें क्या है कि 2 पुरुष को चयनित किया जाता है, जैसे रौला और रोलेट नामक भूमिकाओं में। और इन्हें जो मुखौटे पहनकर विशेष वेशभूषा बनाकर गांव में परिक्रमा करते हैं और ये नृत्य अनुष्ठान करते हैं और इन परियों को विदा करके सम्मान श्रद्धांजलि देते हैं। यह केवल मनोरंजन ही नहीं होता बल्कि वहां पे सामुदायिक, धार्मिक और सांस्कृतिक अर्थ रखता है। ऐसे प्राकृतिक पर्वत, वातावरण एवं लोक आस्था का मेल। अगला सवाल है कि हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में ब्रह्मशिरा अभ्यास किया गया है। ब्रह्मशिरा अभ्यास। तो 4 विकल्प है इसमें। ओडिशा में, राजस्थान में, गुजरात में या गोवा में। तो ब्रह्मशिरा अभ्यास जो कि गुजरात में किया गया। तो 4 विकल्प में से तीसरा विकल्प सही है। ब्रह्मशिरा जो कि एक सेना का एक बहुत बड़ा युद्ध अभ्यास है और यह अभ्यास जो कि कच्छ मतलब गुजरात के रेतीली और दलदली इलाके में हुआ है। इसमें सिर्फ सेना ही नहीं बल्कि नौसेना जैसे वायुसेना और कोस्ट गार्ड और बीएसएफ भी शामिल हुए हैं। इसके उद्देश्य यदि देखें तो ये जमीन, समुद्र, हवा ये तीनों जगह पर एक साथ काम करने की क्षमता दिखाता है। और दुश्मन के हमले की स्थिति में ये फौजें जो कि मिलकर कैसे जवाब दे यह तैयार करना। यह अभ्यास भारत की संयुक्त सैन्य शक्ति को भी मजबूत करता है। अगला सवाल देखते हैं कि भारत की पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो 4 विकल्प है, देखते हैं इसको। पहला है कि मुंबई में, नोएडा में, बेंगलुरु में या पंजाब में। तो वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन
अभी हाल ही में जो कि नोएडा में किया गया। तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। इसे जो कि एनटीपीसी के रिसर्च सेंटर नेत्रा जो कि ग्रेटर नोएडा यूपी में लगाया गया है और ये जो कि 3 मेगावाट घंटा क्षमता वाली है बहुत बड़ी बैटरी है भारत की। यह बैटरी जो कि बिजली को लंबे समय तक स्टोर कर सकती है और यह सौर और पवन ऊर्जा को ग्रिड से जोड़ने में भी बहुत मदद करेगी। यह बैटरी जो कि लिथियम बैटरी से ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा समय तक चलने वाली अभी मानी जाती है। देखते हैं आगे। अगला सवाल है, हाल ही में 98 वर्ष की आयु में निधन हुई जो कि दिग्गज अभिनेत्री कामिनी कौशल किस क्षेत्र से संबंधित थी? चार विकल्प है, राजनीति से, भारतीय सिनेमा से, जो कि शास्त्रीय संगीत से या साहित्य से। इसमें सही विकल्प है जो कि दिग्गज अभिनेत्री कामिनी कौशल जी ये भारतीय सिनेमा से संबंधित है। कामिनी कौशल जो कि भारत की जानी मानी हिंदी फिल्म अभिनेत्री थी जिन्होंने 1940 से 1960 के दशक में भारतीय सिनेमा को नए आयाम दिए थे। इसके मुख्य तथ्य जैसे कि इनका जन्म 1927 में हुआ था और वे 98 वर्ष की आयु तक सक्रिय रहे। इन्होंने जो कि शहीद 1948 जैसे इनके कुछ ऐतिहासिक फिल्म है जैसे नदिया के पार हो गया, विराज बहू, शबनम जैसी कई ऐतिहासिक फिल्में जिसमें इन्होंने अभिनय किया है। ये एक फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ जो कि अभिनेत्री पुरस्कार की शुरुआती दावेदार भी शामिल थी। इन्हें जो कि भारतीय फिल्मों में सशक्त महिला किरदार निभाने के लिए भी याद किया जाता है। देखते हैं अगला सवाल। गरुड़ 2025 जो कि वायु अभ्यास के लिए हाल ही में भारतीय वायुसेना का दल किस देश में पहुंचा और इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखते हैं चार विकल्प है इसमें, जैसे कि फ्रांस में संयुक्त वायु अभियानों में समन्वय बढ़ाना था, या अमेरिका में अंतरिक्ष सुरक्षा सहयोग मजबूत करना, या ऑस्ट्रेलिया में समुद्री निगरानी क्षमता बढ़ाना, या जापान में एंटी सबमरीन युद्ध तकनीक साझा करना। तो ये वायु अभ्यास जो कि वायु अभ्यास के लिए हाल ही में भारतीय वायुसेना का दल ये फ्रांस देश में पहुंचा और यहाँ पे इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य था कि संयुक्त वायु अभियानों में समन्वय बढ़ाना। पहला विकल्प सही हो जाएगा यहाँ से। ये गरुड़ 2025 जो कि भारत और फ्रांस की वायु सेनाओं के बीच होने वाला एक बहुत प्रमुख द्विपक्षीय वायु अभ्यास है और ये भारतीय वायुसेना जो कि IAF शॉर्ट में इसे बोलते हैं का दल अभ्यास जो कि के लिए फ्रांस पहुंचा जहां दोनों देशों की सेनाएं थी। ये संयुक्त वायु अभियानों का अभ्यास करती है और ये इंटरऑपरेबिलिटी जो कि एक दूसरे के साथ काम करने की क्षमता को बढ़ाती है। ये आधुनिक लड़ाकू विमानों जैसे एयर टू एयर मिशन और एयर डिफेंस संचालन का संयुक्त प्रशिक्षण भी करती है और इसमें आतंकवाद रोधी जैसे और उच्च तकनीक युद्ध अभ्यासों का अभ्यास भी किया जाता है। इस अभ्यास से जो कि भारत की वायु युद्ध क्षमता, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सामरिक ताकत में बहुत महत्वपूर्ण बढ़ोतरी भी हुई है। अगला सवाल है कि हाल ही में तीसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? चार विकल्प है इसमें। पहला है कि मुंबई में, दूसरा है जोधपुर में, तीसरा है नई दिल्ली में या राजस्थान में। तो अभी हाल ही में तीसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन जो कि नई दिल्ली में हुआ। ये तीसरी बार आयोजित हो रहा है और यह 2 दिवसीय महोत्सव जो कि 14 से 15 नवंबर 2025 को हुआ है। ये आयोजन स्थल इसके देखें तो ये USI का नई दिल्ली में स्थित कैंपस और इसके उद्घाटन के मुख्य अतिथि किसके द्वारा किया गया? तो ये रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ द्वारा किया गया और इस महोत्सव का उद्देश्य क्योंकि भारत की सैन्य विरासत, इतिहास और सुरक्षा चिंतन और भविष्य के रणनीतिक विचारों पर संवाद करना है इसका मुख्य उद्देश्य। देख लेते हैं अगला सवाल कि हाल ही में कहां पहली बार आयोजित जनजातीय खेल सम्मेलन का समापन हुआ है? देखते हैं चार विकल्प है इसमें, जैसे कि पहला है झारखंड में, लद्दाख में, रायपुर में या छत्तीसगढ़ में। तो भी हाल ही में ये लद्दाख में जनजाति सम्मेलन हुआ है। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। यह जनजाति
जो कि खिलाड़ियों के लिए पहली बार बनाया गया, जो कि खास एक खेल कार्यक्रम था, और इसका समापन जो कि एसएआई सेंटर कारगिल में हुआ है। इसमें क्या है कि जनजातीय युवाओं ने बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, खो खो जैसे खेल खेले हैं। और इस कार्यक्रम के उद्देश्य की बात करें तो ये जनजातीय खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना, उनकी प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर दिखाना और खेलों में उनका हिस्सा बढ़ाना था। अगला सवाल देख लेते हैं कि हाल ही में किस देश में सकुराजिमा ज्वालामुखी फटी है। सकुराजिमा ज्वालामुखी, 4 विकल्प है इसमें, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में या अमेरिका में। तो सकुराजिमा ज्वालामुखी फटा है ये जापान में, पहला विकल्प सही है। यह ज्वालामुखी जो कि जापान के दक्षिण पश्चिमी हिस्से के फिशु द्वीप में स्थित है और इस फटने के समय जो कि राख और धुएं का स्तंभ लगभग जो कि 4400 मीटर तक उठा है इसमें। और इसके आसपास इससे क्या है कि इलाकों में विमान उड़ानों में रद्दियां हुई, और क्योंकि राख के एयर ने ट्रैफिक को भी इसमें बहुत प्रभावित किया है। यह ज्वालामुखी बहुत ही सक्रिय और नियमित रूप से जो कि मिलती जुलती गतिविधियां होती रहती है इसमें। और इससे क्या है कि आसपास रहने वाले जो लोग थे पहले से सावधानी के उपाय मौजूद है, और जैसे राख गिरने पर ये मास्क पहनना, जल्दी सुरक्षित स्थान पर जाना आदि, यहाँ पे लोग पहले से जानते हैं इसे। अगला सवाल है कि हाल ही में 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 की जांच के लिए जो कि संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। 4 विकल्प है इसमें से, संजय गर्ग को, दीपक गुप्ता को, अपराजिता सारंगी को या निर्मला सिंह को। तो अभी हाल ही में जो कि 130वें संविधान संशोधन विधेयक की जांच के लिए संसद की नियुक्ति की गई, उसमें अध्यक्ष के रूप में अपराजिता सारंगी को नियुक्त किया गया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो कि सांसद अपराजिता सारंगी जो कि 130वें संविधान संशोधन विधेयक जो कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025 और संघ शासित प्रदेशों की सरकार संशोधन विधेयक जो कि 2025 की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति के रूप में अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। लास्ट सवाल है आप लोगों के लिए कि निम्न में से किसे भारत का संचार लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है। 4 विकल्प है इसमें, उपेंद्र गुप्ता को, परवीन सिंह को, सुमित शर्मा को या वंदना गुप्ता को। तो सही विकल्प को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।